तो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा डेवलप्ड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ाए थे। तो चलिए अब उससे आगे कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जो पहली टेक्निक है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा प्रोवाइडेड, वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए, एक है प्लानिंग और एक है एग्जीक्यूशन। उन्होंने प्लानिंग में भी 4 बॉस और एग्जीक्यूशन में भी 4 बॉस का कंसेप्ट बताया था। तो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको ये कौन कौन से बॉस थे। प्लानिंग का जो पहला बॉस उन्होंने बताया वो था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हर व्यक्ति को ये बताएगा कि किसको क्या कार्य करना है। दूसरा जो बॉस था प्लानिंग का वो था रूट क्लर्क। रूट क्लर्क हर व्यक्ति को ये बताएगा कि उसे वो काम किस मेथड से करना है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डू दैट। इसके बाद उन्होंने बताया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम और कॉस्ट क्लर्क हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्कर को ये बताएगा कि कोई भी कार्य कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में हो जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टडी कंडक्ट कराई जानी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि किसी कार्य को करने का जो एवरेज टाइम है वो क्या है और एवरेज कॉस्ट कितनी लगती है, जिससे कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। तो सभी लोगों के लिए एक एवरेज टाइम दिया जाता है कि आपको इस एवरेज टाइम में इतना कार्य कर लेना है, वो भी इतने रिसोर्सेज के साथ में। और बच्चों, जो चौथा बॉस था उसका नाम था डिसिप्लिनेरियन। इसका काम था ओवरऑल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से ये जो 4 बॉस हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट के पढ़े, उसके बाद हम चलते हैं एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में। और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में जो पहला बॉस था वो था बच्चों गैंग बॉस। तो बच्चों, गैंग बॉस जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितना भी रॉ मटेरियल, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, जो भी कुछ वर्कर्स को चाहिए वो सब अवेल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गैंग बॉस की होती है। इसके बाद में जो अगला बॉस है इसमें एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में बच्चों, वो है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जाए वर्कर टू वर्कर, वो एज ए सुपरवाइज़र हर एक वर्कर के पास जाएगा, सुपरवाइज़ करेगा, देखेगा कि वो टाइमली अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन में ऑल जो एक नेसेसरी स्पीड है वो मेंटेन करने का काम प्रोडक्शन में स्पीड बॉस का होता है। इसके बाद बच्चों, जो तीसरा बॉस है वो है रिपेयर बॉस। जैसा नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इस बॉस की जिम्मेदारी ये थी कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मशीन्स हैं, इम्प्लीमेंट्स जितने भी हैं, वो सब वर्किंग ऑर्डर में रहें, ये इंश्योर करने का काम इसका होता था। और लास्ट इंस्पेक्टर का काम बच्चों होता है जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की ओवरऑल क्वालिटी को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करना और हर वर्कर को ये बताना कि कैसे ये क्वालिटी मेंटेन की जाएगी और ये इंश्योर करना कि हर वर्कर उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही काम करे। तो इस तरह से उन्होंने 8 बॉसेस को बताया था। अब ज़रा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कभी कभार केस स्टडीज़ में या क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक का अपोजिट है। तो बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर 8 बॉस होते हैं हर एम्प्लॉय के ऊपर, इसका अपोजिट है यूनिटी ऑफ कमांड। तो कई बार ये क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता है कि ऐसा कौन सी टेक्निक है एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो यूनिटी ऑफ कमांड की अपोजिट है। तो ध्यान रखिएगा, तब आपको ये फंक्शनल फोरमैनशिप लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बच्चों, इस प्रोसेस में इन दोनों शब्दों को अलग अलग करना पड़ेगा। उन्होंने बोला प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज़ टू मैक्सिमाइज आउटपुट। उन्होंने कहा हर एक प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना होगा। रॉ मटेरियल ख़रीदना, स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड सप्लायर से आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इम्प्लीमेंट्स, जो टूल्स, जो मशीन्स हम लोग ख़रीदेंगे वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए।
तब जा कर के हम वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर पाएंगे। जो लोग हम लेंगे वर्कर्स के रूप में, वो भी जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से स्टैंडर्ड से या क्वालिटी से, तभी जा कर के हम अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी में मेंटेन कर पाएंगे। और बच्चों जो अगला था सिंप्लीफिकेशन में उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कई बार ऐसा होता है एक से ज़्यादा चीज़ें आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो लाइंस ऑफ प्रोडक्ट हैं या जो डिविजन्स हैं वो सभी हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी लेस बेनिफिशियल जो हमारी लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रही हैं, तो उनको उन्होंने कहा ऐसी लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स को क्लोज डाउन कर दिया जाना चाहिए। उनको शट डाउन करके जो लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिनमें हम जो हमारी पायनियर हैं, जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ऐसी ज़्यादा प्रोड्यूसिंग या ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स को ही हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चलाना चाहिए। तो ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय बेहतर है कि आप कम प्रोडक्ट्स बनाएं लेकिन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बनाएं। इस स्टडी में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद बच्चों उन्होंने एक और टेक्निक बताई, वो थी मेथड स्टडी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने बोला था कि किसी भी कार्य को करने का एक सबसे अच्छा तरीका ज़रूर होता है। तो एज अ मैनेजमेंट हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कुछ एवरेज वर्कर्स के साथ वो तरीका, बेस्ट तरीका ढूंढने की कोशिश करें, वरना तो हर वर्कर अपने हिसाब से कार्य को करने की कोशिश करेगा और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस some resources are going to be wasted. So to avoid this wastage of resources, it is important to find out one best way to doing things, and to find that best method, some kind of study should be conducted. That study was named as method study. Under this study, an average pool of worker was taken and they were given some average tasks, and by doing different techniques and different methods, and the method which was most beneficial in terms of time as well as cost was to be chosen as the best method. तो बच्चों जो मेथड सबसे कम समय में और सबसे कम कॉस्ट में हमारे लिए काम करके देगा वो सबसे अच्छा मेथड माना जाएगा। उसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में, और सारे काम उसी मेथड से होने चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपनी जगह पर अलग हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन होने के बाद ज़रूरी है कि सारा प्रोसेस एक जैसा रहे, जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहीं प्रोडक्शन में ना आने पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग एक ही तरीके से ही काम करें और वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने मेथड स्टडी कंडक्ट कराने के लिए बताया था। इसके बाद बच्चों मोशन स्टडी, इस स्टडी के लिए उन्होंने बताया था कि आप इस स्टडी को कंडक्ट कराने के लिए जो उनका मेन जो मोटिव था वो ये था कि जो अननेसेसरी मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एक एम्प्लॉय दिन भर में करता है, एक वर्कर दिन भर में जितना बार मूवमेंट करता है अपने वर्क प्लेस से या अपनी मशीन पर से उठ करके, जितनी बार जिस चीज़ के लिए जाता है, कोशिश ये करिए कि उसको वो सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में अवेल करा दी जाएँ, या तो उसके पास ही, उसकी मशीन के पास ही अवेल करा दी जाएँ, जिससे कि वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह उठ करके जाने के बारे में ना सोचे या उसे जाने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा और उस टाइम का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में हो पाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट है उसमें। इसके बाद बच्चों उन्होंने टाइम स्टडी, इस स्टडी में उन्होंने बोला स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कमैन विद रीजनेबल स्किल्स एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी कार्य करने के लिए एक एवरेज वर्कर को कितना समय लगना चाहिए अधिक से अधिक, या जो एवरेज समय है वो एवरेज समय निकालने के लिए उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट कराई कि हर व्यक्ति को इस कार्य को करने में इतना समय ही लगना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा समय लेता है तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि या तो वो व्यक्ति अनट्रेंड है या इनकॉम्पिटेंट है। अगर अनट्रेंड है तो उसकी ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, और अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो उसके साथ में दूसरे तरीके होने चाहिए। इसके बाद बच्चों उन्होंने बताया कि ये जॉब को, इसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने किसी जॉब को
एक सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड किया और उन्होंने हर एक एलिमेंट में लगने वाले टाइम को नोट डाउन किया स्टॉप वॉच की तुलना में, स्टॉप वॉच की सहायता से। तब उन्होंने ये देखा कि हर एलिमेंट को करने में कितना एवरेज टाइम आ रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कार्य को करने की एवरेज टाइमिंग हम पता कर सकते हैं। जो अगली स्टडी बच्चों उन्होंने बताई वो है फैटीग स्टडी। तो बच्चों फैटीग स्टडी यानी थकान अध्ययन में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति लगातार बहुत अच्छा और एक साथ काफ़ी सारा कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे रेस्ट इंटरवल दिया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कार्य करते रहने से उसमें थकान हो जाती है और जब एक व्यक्ति थका हुआ होता है तो वो कभी भी अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनकी फैटीग का स्टडी करने के लिए उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट कराई और ये देखा कि शुरू में जब दिन की शुरुआत में वर्कर्स अपने घर से आते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत रिफ़्रेश्ड होते हैं और उस समय का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें हम। उसके कुछ समय बाद जब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घटने लगे, थकान उन पे हावी होने लगे, तब हमें उनको एक ब्रेक देना चाहिए। उसके बाद में उस ब्रेक में वो अपना लंच फिनिश कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं और इस रेस्ट से वो रिफ़्रेश हो जाएंगे और दोबारा से 2-3 घंटे और मन लगा करके काम करेंगे जब तक कि वो अगली बार फिर से ना थक जाए। और जब अगली बार वो फिर से थक जाते हैं तो हमें उन्हें फिर से एक स्मॉल रेस्ट देना चाहिए। अब इस रेस्ट से होगा ये कि जो वर्कर्स हैं वो आने वाले 2 घंटे या 3 घंटे और ढंग से काम करेंगे। इतने में ही पूरा जो उनका टाइम है, वर्किंग टाइम, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम रेस्ट इंटरवल दे करके अपने काम को, अपने प्रोडक्शन को ना सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर ढंग से मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि वर्कर्स को भी सेटिस्फाइड रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो अगला उन्होंने हमको स्टडी बताई, जो टेक्निक बताई, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि कभी भी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को एक जैसा पेमेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्किल्ड वर्कर को हमेशा अनस्किल्ड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे करना चाहिए, क्योंकि इससे स्किल्ड वर्कर है वो हमेशा अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विल ऑलवेज बी देयर इन द स्किल्ड वर्कर। एट द सेम टाइम a feeling of motivation, a sense of inspiration will always be there in the unskilled worker to get skilled over the time, because everybody wants to earn more and more money, and one way of earning more money is to get skilled and get more money from the organization। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। एक तो उन्हें ट्रेंड वर्कर्स लगातार मिलते जाते हैं और दूसरा वर्कर्स मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छा काम करने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो बच्चों ये साइंटिफिक टेक्निक्स थी जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमको प्रोवाइड की हैं, वो मैंने आपको बताया। अब अगर आपको इनमें से कोई टेक्निक समझ ना आई हो या कुछ भी आपको इनमें से जो पूछना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी ये सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।